नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत में दिवाली आने वाली है। दिवाली पर हम लोग बम, पटाखे, फुलझड़ियाँ, चक्कर, अनार ये छोड़ते हैं। दिवाली से पहले इजराइल बम, पटाखे, फुलझड़ियाँ, चक्कर, अनार छोड़ रहा है, चक्कर दे रहा है। ये एक इमेज लगाई हुई है जब इजराइल युगांडा में घुसकर वहाँ के बहुत सारे लड़ाकू विमानों को फोड़ फाड़ कर अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा लाया था, इसीलिए इमेज लगाई है। इस पर मैं अभी बात करूंगा। लेकिन इसराइल के साथ में जो घटना हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने, यह हमास का चीफ हानिया, कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर अटैक किया, उनके नागरिकों को बंदी बना लिया, बंदी बनाकर ले आया, इसराइल ने अटैक किया और हानिया को ईरान में घुसकर मार दिया। ईरान ने धमकी दी, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। मीडिया में भी माहौल बना। तो मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी वीडियो बनाए कि अब ये हो सकता है, अब वो हो सकता है, वो सब कुछ फुस हो गया, फुस बॉम्ब निकला, मतलब ईरान ने कुछ भी नहीं किया। जब हमास का सफाया हुआ तो इसी दौरान जब इजराइल इनको साफ कर रहा था, तो इजराइल के उत्तर में जो एक देश है लेबनान, लेबनान का दक्षिणी हिस्सा जिस पर एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नियंत्रण है, ये इजराइल का ये उत्तरी हिस्सा और ये लेबनान का ये दक्षिणी हिस्सा, यहां पर जिस आतंकी संगठन का नियंत्रण है वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का जो चीफ था, अब तो नहीं, चीफ जो था नसरुल्लाह, यहां से आदेश दिए गए और बहुत सारी मिसाइल जो हैं वो इजराइल पर दागी गई, सैकड़ों की संख्या में। इसी अवसर का लाभ उठाकर कि इजराइल यहां पर हमास को साफ करने में बिजी है, तो इसी अवसर का लाभ उठाकर यहां यमन ने भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस पैदा किया। और ये जो हिस्सा आता है अदन की खाड़ी, यहां से जितने भी विमान निकला करते थे, मतलब जहाज निकला करते थे जो इजराइल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अगर संबंधित थे, या अमेरिका के जो हितैषी राष्ट्र हैं अगर उनके साथ में संबंधित थे, तो यमन का एक आतंकी संगठन है हूती, हूती के द्वारा यहां पर मिसाइल दाग दी जाती थी। दरअसल ये जो तीन हिस्से हैं, यहां का ये संगठन हूती, इसके अलावा लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्लाह, और हमास का जो संगठन, ये सॉरी गाजा पट्टी का जो संगठन है हमास, इन तीनों को यहां से सपोर्ट करता है ईरान। ईरान जो एक शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है, और यहां पर हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम, हमास शिया मुस्लिम, हालांकि और भी हमास में यहां पर गाजा पट्टी पर और भी बहुत सारे लोग हैं, और यमन जो हिस्सा है ये भी शिया मुस्लिम। तो इन तीनों को फंडिंग करता है ईरान, यहां इजराइल में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। अब हालांकि इनके और भी बहुत सारे इशू हैं, सरल सी एक लाइन में केवल इतना कहा जा सकता है। तो जब इजराइल यहां अटैक कर रहा था, हमास को साफ कर रहा था गाजा पट्टी से, तो लेबनान ने बहुत सारी मिसाइल्स यहां पर अटैक की इजराइल के ऊपर। इसी तरीके से यमन ने भी मिसाइल छोड़ी जो इजराइल में जाकर गिरी। अब हमास को साफ करने के बाद इजराइल ने दूरबीन लगाकर देखा कि और किस किस व्यक्ति ने हमारे ऊपर मिसाइल फेंकी थी, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में किस किस ने हाथ दिया। तो ये था लेबनान। वॉकी टॉकी फूटने चालू हुए, पेजर फूटने चालू हुए, और इसके बाद फिर यहां पर एक जगह जहां पर हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, जो छुपा हुआ था अपने मुख्यालय में, ऐसा स्थान जिसके संबंध में यह माना जाता था कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, शोले पिक्चर का जो एक डायलॉग है। आप खुद देखो, बात तो सही है, परिंदा यहां पर नहीं मार सकता था, लेकिन इजराइल की उस मिसाइल ने जाकर पर खच्चे उड़ा दिए, पर नहीं मारा पर खच्चे उड़ा दिए। ये पूरा हिस्सा अगर हम देखें तो ये लेबनान में ये वो हिस्सा जो हिजबुल्लाह चीफ का हेडक्वार्टर हुआ करता था, अब नहीं है, अब तो गया। ये हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये मैप एक इमेज है, सैटेलाइट इमेज है, यहां पर बहुत सारे आपको मकान दिख रहे हैं, मतलब घनी आबादी का क्षेत्र है। इसके अलावा पास में आपको एक लगभग 125 मीटर पर एक स्कूल दिख रही है। इसके अलावा यहां अगर इसके दक्षिण में देखें तो दक्षिण में मात्र 53 मीटर पर एक दूसरी आपको स्कूल दिख रही है। मतलब यह है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल किसी भी तरह का अभियान यहां पर चलाएगा तो उसके कारण घनी आबादी के क्षेत्र में बहुत सारी जो आम जनता है, सिविलियंस हैं, उनको मारना पड़ेगा। इसके अलावा जब यहां पर मिसाइल गिराई जाएंगी तो स्कूल पर भी एक आध मिसाइल गिरेगी तो एक
मानवाधिकार या अंतरराष्ट्रीय इसको मुद्दा बनाकर कि देखो किस प्रकार से इजराइल निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो इसीलिए इस स्थान को चुना गया। प्लस ये जो हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर में भी बिल्कुल नीचे लगभग ये 5-7 मंजिला इमारत थी और इसमें बेसमेंट में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बनाया हुआ था कि अगर कोई मिसाइल इजराइल के द्वारा मान लो फेंक भी दी जाएगी, कि अगर उनको ये पता लग जाए इंटेलिजेंस से कि नसरुल्लाह यहां पर इस स्थान पर छुपा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि नसरुल्लाह लगभग 32 साल से लेबनान का इसका हिजबुल्लाह का चीफ था। 1992 में वो इसका चीफ बना था, 92 से 2024 तक आप कैलकुलेट कर लो, 32 साल हो गए। 32 साल में इजराइल उसका ठिकाना पता नहीं लगा पाया, क्योंकि हर 5 से 7 दिन वो अपनी लोकेशन बार बार बदलता रहता था। तो अगर कहीं इजराइल को ये लोकेशन का पता भी चल जाएगा और मिसाइल दाग भी दी जाएगी, तो मिसाइल के ऊपर वाले हिस्से पर भिड़ेगी और बेसमेंट में कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो इजराइल टेक्नोलॉजी बदली, एक ऐसी मिसाइल जो ऊपर जब गिरेगी तो ड्रिल करती हुई जाएगी नीचे तक, और फिर जब नीचे पहुंचेगी तो उसके बाद में ब्लास्ट करेगी। यहां पर नसरुल्लाह बैठा हुआ, इसके अलावा ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके भी एक बहुत बड़े अधिकारी वो यहां पर बैठे हुए, और हिजबुल्लाह जो नसरुल्लाह है अपने ही साथ के, अपने ही संगठन के जो उच्चाधिकारी थे उनके साथ में बातचीत कर रहा था। और यह भी कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि इस समय नेतन्याहू जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की जो मीटिंग हो रही थी उसमें वो बोल रहे थे, 2 तस्वीरें वो दिखा रहे थे, 2 मैप उन्होंने दिखाए थे। एक ये कहा था कि ये दुनिया के लिए आशीर्वाद है ये कॉरिडोर, जिसमें भारत भी है। दूसरा ये कहा था ईरान संबंधित कुछ देशों को जोड़ते हुए, बोले ये दुनिया के लिए श्राप है। संभवतः शायद नसरुल्लाह भी बैठकर देख रहा होगा टीवी पर, और तभी यहां पर मिसाइल आई और मिसाइल ड्रिल करती हुई आई। पूछा आप कौन? बोले नसरुल्लाह। बोले ये लो, और वो मिसाइल फट गई। बहुत जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्य रूप से जो शिया मुस्लिम हैं दुनिया में जहां जहां पर, वो इसका विरोध कर रहे हैं। भारत में भी हो रहे हैं, और भारत के अलावा दुनिया में भी जो शिया मुस्लिम बाहुल्य देश हैं या शिया मुस्लिम के द्वारा नसरुल्लाह की मौत पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये गलत हुआ। अब इधर आओ, जैसे ये समाचार फैले तो अब टेंशन हुई ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, कि हमास का चीफ हानिया गया। हानिया को ईरान में घुसकर इजराइल ने मारा, और ईरान ने उस समय कहा था कि बहुत कुछ होगा, अब ऐसा होगा वैसा होगा। क्या हुआ सबके सामने है। उसके बाद फिर नसरुल्लाह को मार दिया गया। तो यहां ईरान की जो खुफिया एजेंसी थी वो ये कहा था कि अब कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो सबसे पहले तो आपको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, और बहुत सारे मीम्स फिर बनने लग गए। एक मीम्स ये था, शायद मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, कि कोई डस्टबिन है, उस डस्टबिन में जाकर, मतलब इनकी फोटो बनाई हुई है खमेनी की, कि डस्टबिन में ये बैठे हुए हैं, केवल मुंह इन्होंने निकाल रखा है, और ऊपर ये लिखा हुआ है कि इस स्थान पर भी इजराइल भी हमको नहीं ढूंढ पाएगा, ये ऐसा स्थान है। तो ये सारा इस समय चिंता का विषय है। अब इजराइल ने क्या किया, यमन को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि शुरू में उन्होंने हमास से जब उनका बदला पूरा हुआ तो उसके बाद लेबनान से उन्होंने बदला पूरा किया, नसरुल्लाह को मारा। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई और कौन कौन था जिसने उस दौरान हमारे ऊपर मिसाइल बरसाई। बोले ये लेबनान था। बोले लेबनान का तो कर दिया काम, और कौन था? बोले और यमन था, यमन ने भी मिसाइल बरसाई थी। तो अब यमन पर अटैक करने शुरू कर दिए इजराइल ने। इसके बाद शायद हो सकता है कि इजराइल का अगला टारगेट ईरान हो। हालांकि ईरान और ये जो बाकी छोटे मोटे जो संगठन थे इनमें बहुत अंतर है। ईरान खुद एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, बाकायदा उसकी एक नियमित आर्मी है। तो अगर ईरान के साथ में इस प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस होता है, अगर यहां पर कोई युद्ध छिड़ता है ईरान के साथ में, तो मामला फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, और हमारी भाषा में मामला गौतम गंभीर हो सकता है। क्योंकि यहां अमेरिका जो बहुत टाइम से ये चाह रहा है कि किसी भी प्रकार से ये ईरान इस हमले में कूद पड़े, और प्रत्यक्ष तौर पर अगर ईरान इस हमले में कूद पड़ेगा तो फिर हम सीधे ईरान पर अटैक करेंगे। क्योंकि अमेरिका तो बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है कि ईरान आजा, एक बार आजा आजा आजा, एक बार आजा। तो बहुत टाइम से, शायद इसीलिए ये हो सकता है कि ईरान जब उस समय कहा था कि हम इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और अमेरिका ने अपनी बहुत सारी मिलिट्री यहां पर भेज दी थी, जो युद्धपोत हैं यहां भेज दिए थे, शायद उनको देखते हुए ईरान रुक गया कि मत जाओ, अभी मत अटैक करो, क्योंकि पीछे वो अमेरिका खड़ा है, और अमेरिका इसी इंतजार में कि हम एक बार इजराइल को टारगेट करें, और अमेरिका फिर किस प्रकार से हमको टारगेट करना शुरू कर दे। ये तो चल रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में। दूसरी एक जो कहानी चल रही थी पहले की, हालांकि इसके पीछे ये तो खैर बताने की आवश्यकता नहीं है, इजराइल की एक एजेंसी है मोसाद,
जो बड़ी खतरनाक एजेंसी है। मोसाद के द्वारा ही एक ऑपरेशन चलाया गया था 1976 में, बड़ा खतरनाक ऑपरेशन था, ध्यान देना। जैसे भारत का एक विमान हाईजैक कर लिया गया था, इसी प्रकार से एक और विमान हाईजैक किया गया था एयर फ्रांस का, मतलब फ्रांस का एक विमान था एयरबस A300, ये वाला, यही था, ऐसा ही था। ये फ्रांस से उड़ा और इसको जाना था इजराइल। सुनना अब इस ऑपरेशन के बारे में, कैसा, जब आप ये पूरा सुनेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा क्या मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इजराइल ने कर दिया उसको पॉसिबल। ऐसे ही हमारे लोगों को भी बंधक बनाया गया था, लेकिन हमने कूटनीति से उनको छुड़ाया। कूटनीति क्या, उन आतंकियों की डिमांड मानी, उन्होंने जो कहा इनको छोड़ो, उनको छोड़ा, उसके बाद फिर हमारे नागरिकों को छोड़ा गया। इजराइल के साथ भी कुछ इस प्रकार की डिमांड रखी गई थी कि हमारे इन नागरिकों को, हमारे इन आतंकियों को, उनकी नजर में मिलिटेंट्स, इजराइल की नजर में आतंकी, कि इनको आप छोड़ो। इजराइल ने उनको छोड़ा भी नहीं, और जिन लोगों ने बंधक बनाया था उनको भी छोड़ा भी नहीं। दोनों एक ही बात है, ध्यान देना, मैप से समझना। ये इधर आ जाओ, ये एक देश फ्रांस, यहां पेरिस फ्रांस में वही हवाई जहाज जो मैंने आपको बताया एयरबस 300A, वो उड़ा यहां से, उसको उड़कर जाना था इजराइल तेल अवीव। बीच में एक स्टॉपेज था यहां ग्रीस में, यहां पर वो रुका, एथेंस, ग्रीस में एक जगह आती है एथेंस, यहां पर रुका। यहां रुका, रुकने के बाद फिर से उसको उड़कर जाना था तेल अवीव। 4 लोग यहां पर चढ़े, फिलिस्तीन के 2 लोग थे, 2 लोग जर्मनी से बिलोंग करते थे, मतलब उस विमान को हाईजैक कर लिया। इस विमान में लगभग 250 लोग थे, 248 थे, इसलिए लगभग 250 बोल रहा हूं, जिसमें से 100-125 के आसपास में इजराइल के लोग थे, बाकी गैर इजरायली लोग थे। बंधक बना लिया, इसको हाईजैक कर लिया, और पायलट से कहा कि जिधर कहा जाए उधर घुमाते रहना, वरना घुमा दिए जाओगे। उसके बाद इस विमान को इधर नहीं ले जाया गया, इस विमान को लाया गया इधर। अब ये जो सारी कंट्री हैं, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इनका इजराइल के साथ में 36 का आंकड़ा रहता है, सपोर्ट करेंगे। इधर से ये गए, ये लीबिया होते 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 और ये एक जगह आती है यहां पर युगांडा, और युगांडा में जाकर इन्होंने अपना विमान जो है वो उतार, सॉरी ये नहीं युगांडा, ये वाला, ये वाला, ये युगांडा। युगांडा में एक एयरपोर्ट आता है एटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये एटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही वो एयरपोर्ट है जहां पर उस विमान को उतारा गया था। यहां का जो राष्ट्राध्यक्ष था, राष्ट्रपति इदी अमीन ने इन अपहरणकर्ताओं का स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया। बोले आओ मेरे शेरों, बहुत बढ़िया काम करके आए हो, तुमने इनको बंधक बना लिया, ये बहुत अच्छा काम है, और युगांडा तुमको फुल 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 पूरा सपोर्ट करता है। ये है इदी अमीन। ये इसलिए चेहरा साफ नहीं दिख रहा होगा कि एक तो शायद इसकी भी लाइट कम है, लाइट में कम रखता हूं इसकी स्क्रीन की, दूसरा सोने पे सुहागा, स्क्रीन में भी काला और काले में भी काला, तो इसलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा सा चेहरा कम साफ दिख रहा होगा। गूगल पे सर्च करके आप देख लेना इदी अमीन, ये लेकिन इदी अमीन। जब वहां पर ये अपहरणकर्ता पहुंचे तो इनका बहुत स्वागत किया गया, आओ मेरे शेरों, तुम इनको बंधक बनाकर लाए हो। उसके बाद विमान में घुसे और ये पूछा कि इनमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं, आईडी चेक करी, जो इजराइल से रिलेटेड नहीं है। लगभग 150 लोग ऐसे थे जो गैर इजरायली थे, बोले छोड़ दो इनको, उनको भेज दिया गया। लगभग 100-125 लोग जिसमें इजरायली और जो क्रू मेंबर जो थे 12 के आसपास में, उनको बंदी बना लिया गया। और ये जो टर्मिनल है वहां पर, मतलब जो बिल्डिंग थी उसकी, एटबे एयरपोर्ट की, इस एटबे एयरपोर्ट की इस बिल्डिंग में यहां पर इनको रखा गया। और उसके बाद फिर इजराइल को एक मैसेज भेजा गया, इजराइल से कहा आपके लोगों को हमने बंदी बना लिया, हमारी कुछ शर्तें हैं, 40 हमारे जो लोग हैं जिनको आप आतंकवादी बोलते हो बंदी बना रखा है, एक तो उनको रिहा कर दो, दूसरा 13 और लोग थे जो और दूसरे देशों से भी रिलेटेड थे, तो 40 + 13 मतलब 53 लोग हैं
उन 53 लोगों को इस हाथ से दो और तुम्हारे नागरिक इस हाथ से लो। इजराइल के सामने बड़ी समस्या। इजराइल ने देखा क्या किया जाए। इजराइल की एजेंसी मोसाद का ये लोगो बोले क्या करें, या तो शर्तें मान लो, शर्तें मानोगे इनको आप छोड़ोगे, इनको छोड़ोगे कल से फिर से वापस से हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो या तो ये कर लो, या दूसरा कोई एक ऑपरेशन चलाओ, ऑपरेशन चलाकर टारगेट करो, बिजली की फुर्ती से जाओ, और वही एक पिक्चर का कौन सा डायलॉग है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जाओ और टक से मौत को छूकर वापस आ जाओ। दूसरा ये तरीका है। बोले दूसरे वाले तरीके पर हम जाएंगे और टक से मौत को छूकर वापस आएंगे और इन सारे हमारे नागरिकों को छुड़ाकर वापस लाएंगे। लेकिन जाओगे कैसे, क्योंकि समस्या जो है वो समस्या तो इस रूट पर है। ये रूट है बड़ा खतरनाक, आपको सपोर्ट तो कोई करेगा ही नहीं, और इस रूट पर जाना स्वयं सीधे मृत्यु को निमंत्रण देना। बोले कैसे, बोले ये इजराइल, यहां पर हम बैठे हैं, आप कहां से जाओगे, इजिप्ट आपको घुसने नहीं देगा, सूडान आपको घुसने नहीं देगा, इसके अलावा यहां पर ये इस हिस्से से आप जाओगे कैसे, यहां से भी इधर से अगर आप जाओगे तो ये सऊदी अरब, ये सूडान, ये इजिप्ट, आपका जब विमान यहां से गुजरेगा तो इनके रडार में आ जाएगा, रडार में आ जाएगा तो यहां पर इसको युगांडा को अलर्ट कर देंगे, या ये स्वयं भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ हो सकता है अभियान चला दें। तो कैसे जाओगे, कैसे उनको बचा कर लाओगे, तो बोलो सुनो अब कैसे जाएंगे। एक तो होगा हमारा कार्गो, एक विमान जिसमें एक होगी मर्सिडीज काले रंग की, एक गाड़ी और होगी इंडेवर, इसके अलावा बोइंग 707 एक इसके पीछे, एक बोइंग 707 एक इसके पीछे, और हम सब जाएंगे। एक विमान में मेडिकल फैसिलिटी रहेंगी, इसके अलावा हमारे सैनिक यहां पर रहेंगे और वो गाड़ियां रहेंगी। बोले ठीक है, लेकिन निकलोगे कैसे, बोले इस लाल सागर से होते हुए निकलेंगे, इनके रडार में आ जाओगे। बोले रडार में नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि रडार जो है ये 30-40 मीटर ऊपर जो विमान उड़ते हैं उनको पकड़ता है। तो फिर बोले हम बिल्कुल नीचे उतरेंगे, मतलब 30 मीटर की जो हाइट है उस 30 मीटर की हाइट से भी नीचे एकदम जमीन को वही छूते हुए हम जाएंगे कि उनके रडार में हम कैच ना हो। तो ये इनके विमान निकले और लगभग 30 मीटर की जो हाइट, सरफेस से लगभग 30 मीटर तक की हाइट थी, इस हाइट पर उड़ते उड़ते, सरफेस मतलब सी सरफेस, उड़ते 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 ये गए, और यहां से ये आता है एक छोटा सा देश जिबूती, गाना भी बना हुआ है ना, तो ये जिबूती के बिल्कुल पश्चिम से इधर इथोपिया में घुसे, आगे गए, और केन्या का एक एयरपोर्ट है, केन्याटा, मतलब नाम है उसका केन्या का, केन्याटा एयरपोर्ट नैरोबी के पास में, वहां पर उन्होंने अपना एक बोइंग 707 उतार दिया। मतलब केन्या की जो सरकार है, केन्या की सरकार ने इजराइल को इस अभियान में सपोर्ट किया, जिसको हम ऑपरेशन एटबे या ऑपरेशन थंडर बोल्ट बोलते हैं, क्योंकि वो ठंडा करके आगे थे इसलिए थंडर बोल्ट, हालांकि अर्थ कुछ हो रहा है, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां केन्या ने सपोर्ट किया, एक विमान 707 इनका यहां पर उतरा, एक 707 उस एटबे एयरपोर्ट के ऊपर की तरफ चक्कर लगा रहा था, और एक इनका कार्गो जाकर वहां पर नीचे उतरा। उस कार्गो में से मर्सिडीज निकली काले रंग की, एक गाड़ी और निकली एंडेवर गाड़ी, मर्सिडीज आगे आगे, वो काली गाड़ी, काली रंग की मर्सिडीज आगे आगे, एक गाड़ी पीछे पीछे। मतलब वो काफिला कुछ इस प्रकार से सजाया गया था जैसे युगांडा का जो प्रेसिडेंट है इदी अमीन, जिस प्रकार से उसका काफिला चलता था, तो उसी प्रकार से उन गाड़ियों को उसी क्रम में रखा गया था कि ताकि जो आगे चेक पॉइंट है उस चेक पॉइंट पर कोई हमको ना रोके। चेक पॉइंट के जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो ये समझें कि ये तो स्वयं ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इदी अमीन, ये तो उनका ही काफिला है, तो जाने दो, राष्ट्रपति को कौन रोकेगा। लेकिन वहां पर चेक पॉइंट्स के जो लोग हैं वो ये जानते थे कि इदी अमीन के काफिले में हाल फिलहाल काले रंग की मर्सिडीज नहीं है, सफेद रंग की मर्सिडीज बेंज है। और इजराइल से गलती हो गई कि उनके पास में जो इनपुट थे वो ये थे कि काले रंग की, पहले काले रंग की मर्सिडीज थी जो अब सफेद रंग में बदल चुकी थी। चेक पॉइंट्स के लोगों ने हाथ दिया, रुको रुको रुको, थांबा थांबा, रुको, कहां जा रहे हो। इजराइल के सैनिक ने एक पिस्टल निकाली, बिल्कुल साइलेंट पिस्टल थी, उसकी आवाज शायद वो खुद भी सुन पाता, बहुत धीरे आवाज होती थी। गोली मारी और चेक पॉइंट्स के उन लोगों को वहीं पर ढेर कर दिया। इसके बाद बहुत फुर्ती से वो उस टर्मिनल की तरफ, मतलब उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े जहां पर इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाया हुआ था, और बहुत तेजी से ये लोग निकले और माइक लिया इन्होंने, हिब्रू भाषा में ये लोग बोलने लगे कि आप डरो मत, हम इजराइल के सैनिक हैं, नीचे बैठ जाओ। जिसको हिब्रू आती थी वो बेचारे बैठ गए। एक आध कोई फ्रांस का व्यक्ति था जो इजराइल, मतलब यहां एक आध कोई फ्रांस का व्यक्ति भी था जिसको भाषा समझ में नहीं आई,
और वो खड़ा रहा। इजराइल के लोगों को लगा, मतलब इजराइल की सेना को लगा कि ये अपहरणकर्ताओं से मिला हुआ है, तो एक आध निर्दोष भी मारे गए, लेकिन बाकी के जो अपहरणकर्ता थे उन अपहरणकर्ताओं को सल्टा दिया गया। इजराइल के लोगों को फटाफट यहां से निकाला गया और निकालकर उनको उस कार्गो में बैठाया गया। अपहरणकर्ताओं को मारने के बाद युगांडा की जो फोर्स है वो खुद इनको सपोर्ट कर रही थी। किनको? उन अपहरणकर्ताओं को। तो उस युगांडा की फौज के बहुत सारे सैनिकों को मारा गया। और जब ये लोग यहां से वापस उड़ने लगे तो इनको ये डर था इजराइल के सैनिकों को कि इस एटबे एयरपोर्ट पर जो बहुत सारे विमान खड़े हुए हैं, MiG-21 और भी मिग अलग अलग थे, मतलब मिग रशिया का ही है तो इन्होंने रशिया से लिए होंगे, तो ये जो विमान है तो हो सकता है कि ये हमारा पीछा करें, हमको रोकने का प्रयास करें। तो लगभग 11 या इनकी संख्या बताई जाती है 13, इन सबको इजराइल ने फोड़ फाड़ दिया, सबको तहस नहस कर दिया। और उसके बाद ये उड़े और उड़कर सीधे पहुंच गए इजराइल में। इसमें इजराइल को सिर्फ ये लॉस हुआ कि उसके 4 सैनिक घायल हुए और एक जो सैनिक थे योनाथन नेतन्याहू, शायद यही नाम था इनका, सॉरी योनाथन नेतन्याहू, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू उनके भाई थे, वो इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए। तो केवल इनको एक ये लॉस हुआ, बाकी सबको, लगभग सबको ये सुरक्षित वहां से निकाल कर आए। इसके बाद इदी अमीन को ये समाचार गया, बोले इदी अमीन साहब इजराइल वाले आए थे और ले गए, अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़ा कर ले गए। बोले सारा सब हुआ कैसे? बोले केन्या ने किया उनको सपोर्ट, जगह दी। तो इदी अमीन ने आदेश निकाला कि देश में जितने भी केन्या के लोग हैं मार दो। और युगांडा में केन्या के लोगों का नरसंहार चालू हो गया। 300-400 केन्या के लोगों को मार दिया गया। बाकी के जो केन्या के लोग थे वो वहां से पलायन करके भागे और अपनी जान बचाकर केन्या में पहुंच गए। फिर इदी अमीन ने गुस्सा निकाला अपना बूढ़ी महिला पर, बूढ़ी औरत पर। ये बूढ़ी महिला, इनका नाम है डोरा बलोच। ये पहले जब विमान में थी, जब विमान को हाईजैक किया गया था, उस समय इनकी तबीयत खराब हो गई थी। इनको युगांडा के किसी अस्पताल में भर्ती कर रखा था। इनकी आयु थी उस समय लगभग 74 या 75 वर्ष। इदी अमीन ने आदेश दिया कि एक इजराइल की एक महिला हमारे यहां पर भर्ती है, बोले हाँ, उसको मारो बेरहमी से। इनको अस्पताल में जिस बेड पर यह भर्ती थी बाल पकड़कर घसीटा गया और उसके बाद युगांडा के सैनिकों ने इनको मार दिया, उस बात का बदला लेने के लिए कि इजराइल के लोग अपने बंधुकों को, अपने नागरिकों को यहां से छुड़ाकर क्यों लेकर गए। इस 74 या 75 वर्ष की महिला को घसीटकर और फिर गोली मार दी गई। ये इजराइल का जो ऑपरेशन था, ये मात्र और मात्र 90 मिनट में इजराइल ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इसीलिए तो कहा जाता है इजराइल तो फिर इजराइल है। ये भारद्वाज क्लासेस का नया यूट्यूब चैनल है। यहां पर आप करंट इश्यूज, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इन इश्यूज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आपका प्यार, स्नेह और बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिला है, उस यूट्यूब चैनल को मिला है, तो इस चैनल को भी इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहेगा। इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।